हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज 31 जनवरी है और आज के न्यूज़पेपर में जो मैक्सिमम न्यूज़ आई हुई हैं वो एडिटोरियल रिलेटेड है ना। तो एडिटोरियल रिलेटेड जो भी न्यूज़ है हम उसको आज डिस्कशन इसकी स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड इट इज़ रिलेटेड टू पेगासस। जो पेगासस है उसके बारे में ये न्यूज़ आई हुई है और पेगासस के बारे में जो न्यूज़ है वो काफ़ी टाइम से हमारे न्यूज़पेपर में या फिर आप टीवी भी देख रहे हो तो वहाँ पे भी चल रही है ना। तो इसको पहले तो समझते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे कि जो पेगासस स्पाईवेयर है वो मतलब इंस्टॉल कैसे हो जाता है किसी के भी मोबाइल में। पहली चीज़ एसएमएस के थ्रू भी हो सकता है, दूसरी चीज़ व्हाट्सएप, 3 जो आता है आई मैसेज, 4 अननोन वर्नेबिलिटी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके मोबाइल में ये जो स्पाईवेयर है ना, पेगासस स्पाईवेयर है, इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। धीरे आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए वीडियो के साथ में। अब ये करता क्या है, आपके एसएमएस को हार्वेस्ट कर लेगा। मतलब जो भी डेटा रहता है आपके मोबाइल में, एसएमएस रिलेटेड, ईमेल रिलेटेड, फोटोज़, वीडियोस, जो भी है, कॉन्टैक्ट, इवन जो जीपीएस डेटा है, आप कहाँ पे जा रहे हो कहाँ पे नहीं जा रहे हो, वो भी जो सारी चीज़ें हैं, ये जो स्पाईवेयर है वो आपका डेटा है वो पूरा का पूरा क्या कर सकता है, उठा सकता है। और मोर ओवर द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये आपका जो माइक्रोफोन है इसको एक्टिवेट कर सकता है और प्लस ये एक्टिवेट कर सकता है कैमरा को। जब ये एक्टिवेट कर देता है कैमरा को तो जो बंदा है कि कहीं पे मोबाइल रखा हुआ है, कहीं पे उल्टा है, कहीं पे भी रखा हुआ है, तो वो सारा पता चलता रहता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि इंस्टॉल कैसे हो सकता है और ये हार्वेस्ट जो है मैक्सिमम हर एक चीज़ को हार्वेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है कि भाई जो पेगासस है ये है क्या। अब देखिएगा, पहली चीज़ तो हम लगा के हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये एक स्पाईवेयर है। अब ये जो स्पाईवेयर है ये होता क्या है, स्पाईवेयर अजय होता क्या है, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है और वहाँ से डेटा उठाएगा। डेटा उठा के आपकी कंसेंट के बिना किसी थर्ड पार्टी को आपका ही डेटा भेज देगा। क्लियर बात। तो ये स्पाईवेयर का ये काम रहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पेगासस है ना, ये एनएसओ ग्रुप है इजराइल का, उसने बनाया था और ये इन्फिल्ट्रेट करता है स्मार्टफोन को, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो आईओएस है। मतलब चाहे वो आपका मोबाइल आईफोन है चाहे वो आपका एंड्रॉयड है, कोई भी मोबाइल है उसमें ये एंटर कर सकता है। ठीक, अब ये एनएसओ जो ग्रुप है ना, इन्होंने तो इस वजह से बनाया था क्योंकि दे वांटेड टू ट्रैक द क्रिमिनल्स एज वेल एज द टेररिस्ट। ठीक है जी, तो ये क्या करना चाहते थे, ये ट्रैक करना चाह रहे थे क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को, जो कि वर्ल्ड में घूम रहे हैं। तो ये सेल करते थे अपना सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट्स को, है ना, ओनली टू दी गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है उनको सेल किया जाता था और उनको बोला जाता था कि जो आप क्रिमिनल्स को ट्रैक करना चाहते हो, टेररिस्ट को ट्रैक करना चाहते हो, सो यू कैन ट्रैक थ्रू दिस व्हाट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। देखिए, इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम कर रहे हैं तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक टर्म आती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्पेयर फिशिंग। ठीक है, स्पेयर फिशिंग क्या होती है, स्पेयर फिशिंग होती है कि जिसमें क्या होता है कि आपको टेक्स्ट मैसेज में या फिर ईमेल में कोई लिंक आता है कि भाई ये लिंक खोलिए। आपकी मतलब जो सपोज कर लो ना कि आप कोई चीज़ ऐड देख रहे हो, है ना, किसी का एडवर्टाइजमेंट देखा या फिर कोई भी चीज़ देखी, तो अगर आपने उस लिंक पे एक बार भी टच कर दिया, मतलब आप एंटर हो गए, तो आपके जो आपका जो मोबाइल है उसमें ये जो अपना पेगासस है वो एंटर हो जाता था। लेकिन ये स्कीम चलती थी 2016 में, स्पेयर फिशिंग वाली। लेकिन 2019 में राजे क्या हो रहा है, 0 क्लिक इंस्टॉलेशन हो रही है। मतलब आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से क्या हो जाता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन वो अपने आप से एंटर हो जाता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपने याद रखना है, इसके नोट्स भी अगर बनाना चाह रहे हो, कि भाई कैन ऑल्सो भी इंस्टॉल्ड ओवर अ वायरलेस ट्रांससीवर। ठीक है जी, जो मतलब रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है, ठीक है जी, उसमें भी ये इंस्टॉल हो जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इस पे जब ये मतलब हल्ला हुआ, जो ऊपर वाला भी हम बजट सेशन की बात कर रहे थे, तो बड़ा हल्ला हुआ कि भाई यार हमारे जो इंडिया के कई लोग हैं उनमें उनको ट्रैक किया जा रहा है। आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के टाइम पे जो ममता बनर्जी है उन्होंने बोला कि यार मैंने तो अपने मोबाइल है जो उसको टेप किया हुआ है कि वो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ना कि अपने आप ही एक्टिवेट कर देता है किसी के मोबाइल कैमरा को, माइक्रोफोन को। उन्होंने टेप लगाई हुई थी किस पे, कैमरा पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इस पे स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट ने बोला रिफ्यूज टू फाइल अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस मेड बाय द पिटिशनर साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी एज अ रीजन। उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं दिखा सकते आपको पूरा का पूरा डेटा है जो, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक क्या डाल दिया उन्होंने, क्लॉज डाल दिया।
ठीक है। अब ऐसे हो क्या रहा है यार, किसी ना किसी की देखो, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई कोई न्यूज़ एंकर है, कोई भी है, तो उनकी क्या खराब हो रही है, उनकी प्रिवेसी तो खराब हो रही है। तो प्रिवेसी के लिए जो राइट टू प्रिवेसी है वो कहाँ पे बताया गया, केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट है। पुत्तुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू जो प्रिवेसी है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर सरकार इन्वेजन कर रही है प्रिवेसी की, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट इन्वेजन कर रही है प्रिवेसी की, तो उस प्रिवेसी की इन्वेजन को 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इट शुड सेटिस्फाई 3 टेस्ट। नंबर 1 जो रिस्ट्रिक्शन है, इट मस्ट बाय द लॉ, नंबर 1 है। नंबर 2 है कि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, एंड प्रोपोर्शनेट, ओनली एज मच एज नीडेड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन। नंबर 3 की राजे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इट मस्ट प्रमोट अ लेजिटिमेट स्टेट ऑफ इंटरेस्ट। जो स्टेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। ये एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी। अब आगे क्या बात हो रही है, इम्प्लीकेशंस क्या है पेगासस स्पाईवेयर इशू की। नंबर 1, अगर वो पेगासस स्पाईवेयर जो है अगर यहाँ पे आ रहा है किसी भी कंट्री के उसमें सिस्टम में एंटर हो रहा है बिना मतलब से, तो उसमें सबसे पहला तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है। ये तो जितना भी हमारा डेटा है, लोगों का डेटा है, कोई भी डेटा है, वेपन्स का डेटा है ना, कोई भी डेटा है, जियोपॉलिटिक्स डेटा है, तो वो चीज़ों में तो नेशनल सिक्योरिटी की इंप्लीकेशन होगी। नंबर 2, क्या हो रहा था कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ में कई ऐसे मतलब एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं जिसमें हम डेटा शेयरिंग कर रहे थे। ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज भी डरेंगी कि यार इंडिया में तो इतना बड़ा अटैक हो गया इस चीज़ का, तो हम क्यों ही करें इनके साथ। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है, और नंबर 2 क्या है, वीकनेस ऑफ इंडिया साइबर वॉरफेयर कैपेसिटी। ठीक है। अब जो साइबर वॉरफेयर कैपेसिटी हमने जैसे बात किया कि साइबर का जो सिस्टम है वो तो बहुत ही कमज़ोर हो रहा है, तो इस वजह से। नंबर 3 मिसयूज ऑफ डेटा इनसाइट्स। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हम इम्प्लीकेशंस मान सकते हैं किस चीज़ की, ये जो इशू चल रहा है किस चीज़ का, पेगासस स्पाईवेयर का। राइट। तो जो पहली आज की न्यूज़ हमने डिस्कस की है वो पेगासस के बारे में की है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने देखा स्पीयर फिशिंग 2016 में यूज़ हो रही थी, लेकिन 2019 में एक चीज़ स्टार्ट हुई, 0 क्लिक इंस्टॉलेशन। मतलब क्या होता है ना भाई, ये देखिए ना जी, अगर मिस कॉल भी आ रही है व्हाट्सएप पे, इवन मिस कॉल, मतलब आपने उसको उठाना नहीं है, मिस कॉल आई है सिर्फ, तो होगा क्या कि भाई मतलब आपके जो मोबाइल है उसके अंदर क्या एंटर हो जाएगा, अपना ये पेगासस, और कुड इवन डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ दिस मिस्ड कॉल। बाद में वो क्या कर सकता है सॉफ्टवेयर कि जो मिस कॉल भी दी थी ना उसने, वो भी जो डेटा है उसको डिलीट कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको डिस्कस किया। एंड द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूज़ जो है वो पुत्तुस्वामी केस की ये जो जजमेंट आई है, जो 3 इन्होंने चीज़ें भी प्रोवाइड की हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपने प्रॉपर याद रखनी है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 जो एडिटोरियल मैंने आपको पहले ही बताया कि आज जो ज़्यादातर न्यूज़ आई हुई हैं वो एडिटोरियल बेस्ड है ना, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 74th एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की जो डेथ की एनिवर्सरी, और उसने एक अपॉर्चुनिटी, मतलब ये लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, कि उन्होंने बोलते कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि यार हम दोबारा से उनके करेक्टर या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन जो जो भी हैं उनकी, उस पर एक बार नज़र मारें वर्ल्ड हिस्ट्री में जो जो हैं। देखो हम प्रेज करते हैं हिस्टोरिकल फिगर की उनकी क्वालिटीज़ के लिए, लेकिन जो गांधी जी हैं वो बोल रहे हैं, मतलब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, कि भाई वो हमेशा क्या करते थे, ही यूज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। और ये वो एक ओपन माइंडेड सॉफ्ट रीडर थे कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज के। अब इसमें ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, उनका नोशन था कि जस्ट एंड ट्रूथफुल पॉलिटिक्स वाज दैट इन सच एन इन्वायरमेंट। ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो वीक हैं उन्होंने बड़ा फोकस किया उन पे कि जो वीक हैं शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जितने जो स्ट्रांग लोग हैं उनको जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी चीज़ की, उतनी वीक लोगों को भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की या फिर किसी भी चीज़ की। ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इट वुड देयर फॉर बी सस्पेक्ट टू सी गांधी बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द पावरफुल एंड द विक्टर्स एंड नॉट बाय द वीक एंड द डिफीटेड। ठीक है। तो इस तरह से मतलब सेम अपॉर्चुनिटीज़ की उन्होंने बात किया। फिर आगे अगर हम बात करें तो उन्होंने मतलब यहाँ पे कि वो रेबल थे अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ हिडन एंड ओपन अथॉरिटी। देखिए ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट किस वजह से है, एक तो चीज़ें ये हमें जो ऐसे में लिख सकते हैं, बाकी अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहाँ पे एक छोटा टॉपिक आता है, गांधीज जो हैं मतलब थॉट्स और आइडियोलॉजी, है ना।
तो जो वो चीज़ है उसको भी उसमें एडिशन कर सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि कौन हु वाज अ रेबल अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ हिडन एंड ओपन अथॉरिटी, या फिर इस तरह की चीज़ें। तो आगे देखते हैं कि वो एक एग्जांपल थे यार, ये हमें सबको पता है, एग्जांपल थे सिंप्लिसिटी की, और उन्होंने ग्रेट एग्जांपल दिया सिंप्लिसिटी की और ट्रांसपेरेंसी की। उन्होंने यहाँ पे ना बोला कि सिंप्लिसिटी वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज डीड्स एंड एक्ट बट मोस्टली इन हिज मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, कि किस तरह से वो ज़िंदगी जी रहे थे, उस तरह से हमें उससे पता चलता था वो कितने सिंपल थे और किन किन चीज़ों पे फोकस करते थे। ठीक है, और उन्होंने बोला कि मतलब अनलाइक मोस्ट ऑफ अस, उन्होंने ये भी बोला है कि अनलाइक मोस्ट ऑफ अस, जैसे हम सारे नहीं हैं ऐसे, कि लेकिन सारे मतलब नॉट टू से ऑल ऑफ अस, सारे भी नहीं, कि कुछ लोग वैसे भी होंगे जैसे गांधी जी जिस तरह से बात करते थे या काम करते थे। उन्होंने बोला गांधी हैड मोर जॉय एंड फुलफिलमेंट इन परसुइंग लेस इन लाइफ देन इन परसुइंग मोर। ठीक है, और ये सारा जितना भी कॉर्पोरेट माइंडसेट है इस चीज़ के तो बिल्कुल खिलाफ है। हम हमेशा बात करते हैं बिजनेस की, हम हमेशा बात करते हैं आगे बढ़ने की। मोर ओवर वो ये सोचते थे कि यार मतलब एक होता है ना कि यार वो एक बंदे ने मतलब कभी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी से पूछा कि यार अमीरी क्या है, तो कहते हैं यार अमीरी ये नहीं है कि यू आर लिविंग इन अ वेरी बिग हाउस, यू आर लिविंग इन अ वन कनाल हाउस, है ना, यू आर हैविंग अ वेरी बिग कार्स। कहता अमीरी वो है इफ़ यू आर कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना, कि मतलब आपने इतनी इतनी ज़्यादा एबिलिटी गेन कर ली है, यू आर लिविंग इन 2 BHK और यू आर लिविंग इन अ 2 BHK विद योर फैमिली एंड यू आर कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर एंड ही और शी इज़ बाउंड टू पिक अप द कॉल। दिस इज द ट्रू, जो हम बोल सकते हैं अमीरी बंदे की, मतलब उस लेवल का हमें काम करना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करें, इस तरह से वो काम करते थे इस सोच से। ठीक है, अब देखिए आगे जो गांधी जी थे, मतलब वो गांधी जी वॉज अ मिडवाइफ ऑफ माइंड्स का मतलब होता है कि भाई ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सॉक्रेट। ठीक है, और जो इस तरह से वो सोचते थे, वो उनकी फिलॉसफी थी कि भाई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज अकम्पेन्ड बाय एक्टिव रिफ्लेक्शन ऑन ट्रूथ, a lively awareness of all the walks of life. Gandhi believed that a true test of life for the individual can be summarized in two principles. दो प्रिंसिपल होते हैं, नंबर 1 है सेल्फ डिसिप्लिन और नंबर 2 होता है सेल्फ रीस्ट्रेंट। ठीक है, एक तो नंबर 1 आता है सेल्फ डिसिप्लिन आता है और नंबर 2 आता है सेल्फ रीस्ट्रेंट। डन। अब आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बात आती है। यहाँ पे ये बात आती है कि वी कैन गो इवन फर्दर एंड से दैट फॉर गांधी दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मतलब हम बोलते हैं कि यार हम अपने आप को चेंज करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, कि जो भी क्रिटिक्स हैं या कोई भी चीज़ है उसको अच्छे वे से लेके हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए, अपने में ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए, अपने में चेंज करना चाहिए। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वो बोल रहे हैं यार आप अकेले आपके तक नहीं सीमित होनी चाहिए, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली जो है मतलब होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं पब्लिक लाइफ को भी अफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे सॉलिडरिटी की वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रॉमिस ऑफ कंपैशन हो गया, मतलब कि जो सॉलिडरिटी है गांधी जी ने बोला है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉट जस्ट अ प्रॉमिस ऑफ कंपैशन, इट मतलब इट इज़ एक्चुअली क्या कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी वो बात कर रहे हैं साथ में। तो जो मोरल्स थे उनके वो बड़े अच्छे थे, वो अच्छे वे से ही हर एक चीज़ की बात करते थे। अब मोरल लीडरशिप की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, मोरल लीडरशिप की यार इस वजह से ज़रूरत है, जब पेंडेमिक में हमने देखा कि यार मोरल्स ही नहीं दिखा रहे, कोई मोरल लीडरशिप नहीं दिखा रहा। अदरवाइज हमने क्या किया, हमने यहाँ से अगर वैक्सीन भी भेजी किसी कंट्री को तो हमें हम पे ही आरोप लगाने लग गए लोग यहाँ पे कि हमारी गवर्नमेंट पे या हमारे जो लीडर्स हैं उन पे कि यार भाई पहले यहाँ पे लगा दो। देखो हमारे यहाँ के लिए तो बन ही रही थी, ऑब्वियस है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बट हमने दूसरों को भी भेजा, तो उस टाइम पे हम मॉरल लीडरशिप की बात कर सकते हैं, ग्रीवेंसेज ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, सो गांधी वॉज मोरल एंड पोलिटिकल लीडर हु स्टेड आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होते हैं ना वो हमेशा कामयाबी वाले थिंकिंग, जिनका नाम आज तक लिया जा रहा है तो वो ऑब्वियसली एक बड़ी चीज़ ही थे। तो 7th पॉइंट ये हो गया। 8th पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ वी कंटिन्यू टू रेसल विद द रेडिकल पार्ट्स ऑफ हिज विजन। क्लियर है बात? तो सेकंड जो एडिटोरियल है आज का, मतलब जो डिटेल्ड हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो ये वाला है। नंबर 3 का आज हम बात करते हैं। नंबर 3 जो एडिटोरियल आज का इक्विटी, मतलब वो कहते मतलब जो ये लिख रहे हैं निखिल दे और अरुणा रॉय जी जो लिख रहे हैं, इन्होंने बोला कि जब अब सरकार का बजट आने वाला है ना, तो सरकार के बजट में वो ये बोल रहे हैं कि यार इक्विटी होनी चाहिए। देखिए दो चीज़ें रहती हैं, आप पहले समझ लीजिएगा कि दो चीज़ों की हम बात करते हैं, एक तो होती है हमारे यहाँ पे इक्वालिटी और एक होती है इक्विटी। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। देखिए इक्वालिटी क्या होती है, लेट्स से कि कोई A B C D
4 लोग हैं। अब 4 लोग में इस बंदे की सपोज कर लो कि ना यार भी हम इक्वालिटी में होता है हर बंदे को सेम देखना, हर बंदे को सेम देखना, हर बंदे को सेम तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी, वो इक्वालिटी हो गई। हर बंदे को सेम देखना और सेम तरह की क्या प्रोवाइड करनी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी, वो क्या होगी, इक्वालिटी, राइट। लेकिन इक्विटी इज वेरी मच डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इक्वालिटी। हाउ? अब ABCD को आपने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी कि भाई सारे के सारे UPSC का जो एग्ज़ाम है वो फिल कर सकते हैं, है ना। यही होगा ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी होगी ये, है ना। कोई किसी बंदे को ये नहीं बोला जा रहा कि आप नहीं भर सकते यार, हाँ एज का उन्होंने रखा हुआ है क्राइटेरिया, ठीक है। लेकिन इक्विटी में क्या होगा? अब आप देखिए ना, ए जो बंदा है वो बड़ा ही क्या है, वो बड़ा बेचारा गरीब सा बंदा है, ठीक है जी। जो ए बंदा है वो पुअर है और उसको नहीं पता कि यार UPSC क्या है, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, आगे कैसे बढ़ना है, पढ़ना कैसे, वो नहीं पता। लेकिन जो डी है वो बड़ा अमीर है, उसको सारा पता है। तो आप कैसे मान सकते हो कि भाई यार ये तो इक्वल है? अब इक्विटी में क्या देखा जाएगा, जो ए है, जो गरीब है, उसको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, उसको फ्री में रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उसको फ्री में बताया जाएगा। तो ये होगी इक्विटी। मतलब पहले लोगों को एक बराबर लेकर आना, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करना, वो होता है इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी बोथ आर दी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट। अब आगे बात करते हैं। अब अभी क्या है, इन्होंने बोला कि जो ऑक्सफैम है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है उसने बोला जो इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई है ना, ग्लोबल इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी किल्स, ये रिपोर्ट का नाम है। तो ये ऑक्सफैम करते हैं, ये भी आपने प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना है। यहाँ पे मैं पी लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो वेल्थ है, जो क्वांटम ऑफ वेल्थ है, वो बहुत इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक है जो, उसने क्या किया है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स न्यू पुअर, मतलब हाफ ऑफ दी वर्ल्ड्स, पूरे अगर हम विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, उसमें से जो हाफ लोग हैं ना पुअर वाले, वो 84%, मतलब वर्ल्ड्स न्यू पुअर आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और 84% जो इंडियन हाउस होल्ड हैं उनकी कहीं ना कहीं पे इनकम में डिफरेंस आया है ड्यूरिंग दी पेंडेमिक, राइट। लेकिन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ये वाली लाइन, कि लेकिन 142 लोग ऐसे हैं इंडिया के जिन्होंने अपनी इनकम को, जिन्होंने अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया है, और उनकी जो वेल्थ इंक्रीज हुई है वो हुई है 53 लाख करोड़, क्लियर। तो 142 पीपल हैव मोर देन डबल्ड देयर वेल्थ। अब अगर वो 1 करोड़ कमा रहे थे, वो 2 करोड़ कमा रहे हैं। अगर कोई कंपनी 100 लाख करोड़ कमा रही थी या फिर 100 करोड़ कमा रही थी, वो 200 करोड़ कमाने लग गई है। तो इतना जो मतलब इंक्रीज कर लिया उन्होंने तो अपनी इनकम को। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, ऊपर वाली साइड पे हमने ये भी देखा कि यार इंडिया में 84% इंडियन हाउस होल्ड्स को क्या पड़ा, बड़ा फर्क पड़ गया इनकम का। और एक चीज़ और देखी कि जो नए पुअर आ रहे हैं उनमें से आधे तो इंडियंस है। अगर 100 बंदा पुअर हुआ है ना पूरे वर्ल्ड में, 100 लोग पुअर हो रहे हैं, तो 50 कौन है, इंडियंस है। क्लियर बात। अब आगे देखते हैं, दिस इज द गाइडिंग लाइट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग लाइट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपको भी पता है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो सरकार है, देखो ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ सेक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब क्या किया जाए, फॉलो किया जाए, और जो डिलीवरी है उसको एक अच्छे वे से आगे लेके जाया जाए। ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, कि DPSP को फॉलो करना। और DPSP कहाँ पे लिखा हुआ है आपको पता ही है, पार्ट 4 में लिख रखा है DPSP के बारे में, ठीक है जी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP को दर्शाता है। अब पार्ट 4 में जब हम बात करें, यहाँ पे देखिए ना, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल एक्सरसाइज इन दी स्टेट पॉलिसी। जब भी स्टेट पॉलिसी बना रही है तो बजट तो एक अच्छी वाली चीज़ है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार DPSP सारे तो छोड़ो, लेकिन आर्टिकल 38 भी अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं आर्टिकल 38 और 39 की यहाँ पे बात करें। 38 में उन्होंने लिखा है कि भाई प्रमोट करनी है वेलफेयर ऑफ द पीपल, और सिक्योर करना है और प्रोटेक्ट करना है इफेक्टिवली एज इट में सोशल ऑर्डर, और उनके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये जो चीज़ें हैं इसको हम जस्टिस देना है, इन चीज़ों को मतलब प्रोटेक्ट करना है हमने, क्लियर बात। और 39 में क्या लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है डज नॉट रिजल्ट, कि इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए कि कंसंट्रेशन है जो वेल्थ की वो ना हो, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पता है ना, कि जिससे हमें सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से काम होना चाहिए।
अब यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ पे थे, कुछ ब्रह्म कुमारी इसका करके ना कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि कहते हैं यार हम इतने टाइम से सिर्फ एक ही बात करते रहते हैं कि हम तो सिर्फ अपनी राइट्स की बात करते हैं, हमने कभी ड्यूटीज़ की बात नहीं की। तो यहाँ पे ये जो लिखने वाले हैं उन्होंने बोला कि भाई ड्यूटीज़ की बात तो हम कर लेंगे लेकिन थोड़े राइट्स भी तो दे दो हमें पहले, ठीक है। और इन अ कंट्री लाइक इंडिया रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी वेरी वेरी हाई प्रायोरिटाइज, ठीक है, हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, उन्होंने ये बोला है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि जो मतलब बजट है उसको इस तरीके से बनाओ कि वो इक्विटी पे काम करे, भाई सबका सोचो, हर एक बंदे का मत सोचो। यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा जो मेजर चेंज आया है जिस वो बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया मस्ट बी वन ऑफ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक जो बजट है ना, हेल्थ बजट, वो डिक्लाइन हुआ है भाई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ह्यूज डिक्लाइन हुआ है टू बाय ह्यूज 10% इन द लास्ट ईयर, ठीक है। फिर नंबर 2 जो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर था वो मतलब और डिक्रीज हो चुका है, पहली लो था वैसे तो वो पहली लो था 1.5% था, अभी कितना हो गया 0.6%। भाई वो बोल रहे हैं भाई इस तरह की आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें कैसे चलेगा कंट्री, क्लियर बात। तो उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे अब सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, लोगों की वोट्स के लिए, लोगों को मतलब बहलाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने सैलरीज इंक्रीज कर दी, डीए इंक्रीज कर दिए, ठीक है, और जो पेंशन है वो इंक्रीज कर दी, बोनस इंक्रीज कर दिया। भाई ये क्या चीज़ है, आपने हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, आपने सोशल जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज कर दिया, और ये चीज़ों पे आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और जो चीज़ लिख कर आती है वो ये है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आई कि जो गवर्नमेंट है दे हैड टू टर्न टू दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड दी एमजी नरेगा टू सेव मिलियंस ऑफ इंडियंस फ्रॉम दी हंगर एंड प्री मेच्योर डेथ, क्लियर बात। तो ये वाली जो चीज़ यहाँ पे उन्होंने एमजी नरेगा, तो एक बार की बात है लोकसभा में मतलब वो बोल रहे थे कि यार हम एमजी नरेगा को बंद नहीं करेंगे, ये पुरानी जो सरकारें उनकी असफलता को दिखाती है। नहीं यार, आप भी तो अब इसको यूज़ कर रहे, तो फिर क्यों कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रन और एजुकेशन की बात अगर हम करें, जो गरीब का बच्चा है भाई वो पढ़ ही नहीं रहा। अब देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यार जो अभी जो पेंडेमिक वाली जो जनरेशन है, एक ऐसे बच्चा आ चुका है जो भूल चुका है फॉर्मल एजुकेशन, जिसको कोई ठिकाना ही नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का, पता ही नहीं लग रहा है ना। और यहाँ पे मैनी टीनेजर्स फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड हैव ऑलरेडी ज्वाइन दी वर्क फोर्स और इन दिस पीरियड, और 6% आपने कट कर दिया एजुकेशन बजट में। तो यार जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप सैलरी इंक्रीज मत करो, ये मत करो, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले उसको ले लो ना यार, पहले उस पर काम कर लो, फिर जो करना आप करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेपर पर्पस। आप ये लिख सकते हो एसए में, GS3 में, GS2 में, काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब आगे देखिएगा लास्ट में ये जो कंक्लूजन दे रखा है ना, बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब यहाँ पे बताया कि पॉलिसी मेकर्स ने बताया कि जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, और ऑक्सफैम सेज दैट कंबाइंड वेल्थ ऑफ इंडियाज 142 बिलियनियर्स हैज़ इंक्रीज बाय ₹30 लाख करोड़ इन जस्ट दी पेंडेमिक पीरियड। जो जन सारोकर है, ठीक है, जो जन सारोकर है उन्होंने बोला कि एक काम करो कि जो सजेस्ट किया 2% तो कहते हैं वेल्थ टैक्स लगाओ, नंबर 1, नंबर 2 33% लगाओ इनहेरिटेंस टैक्स ऑन द टॉप 1%, और इससे पता कितना आएगा पर एनम ₹11 लाख करोड़ आएगा, ठीक है, ₹11 लाख करोड़ सिर्फ ये दो टैक्स से, 2% वेल्थ टैक्स और 33% इनहेरिटेंस टैक्स। अभी लास्ट में क्या लिखा है, जो भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्स, मतलब मुझे लगता है यार यहाँ पे लिखने वालों को भी ना थोड़ा सा सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या है, यहाँ पे लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट, बात ही खत्म। रिस्पॉन्स टू मोस्ट इंटरनेशनल, ये जो रिपोर्ट आई है ना मतलब ऑक्सफैम वाली, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो फ्लॉड है, ये अच्छी नहीं है, और इनकी जो मेथोडोलॉजी है और जो एनालिसिस है वो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें क्या हो जाता है कि यार अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना आपको, उसको लो यार, अगर आपकी गलती हो चुकी है उसको मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप बिना मतलब से मतलब मुंह सा बना के बैठ गए कि यार नहीं नहीं ये तो गलत है यार चीज़, हम ठीक है। तो ये इन चीज़ों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर हम अच्छे वे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो सोसाइटी है उसको इक्विटी की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा, आप इक्वालिटी की तरफ मतलब इस तरह से लेके नहीं जा सकते। हाँ, आपने ओपन मार्केट दे रखी है, कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस कर सकता है, बड़े बच्चे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, क्या स्कूलिंग, क्या एजुकेशन, क्या
रिसोर्सेज, क्या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी, या सब कुछ चीज़ें सबको सेम मिल रही हैं? नहीं। तो इक्विटी पे भाई साहब काम करना पड़ेगा। तो आज का जो तीसरा एडिटोरियल जो हमने देखा डिटेल्ड एनालिसिस, वो ये था। फिर आगे बात करते हैं नंबर फोर्थ। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज़ को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, अब आप ना पहले इशू समझिए फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कई बार क्या होता था, कोई कंपनी है लेट्स से ABC, ये कंपनी है भाई इंडिया की, ये कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है और इंडिया में काम कर रही है, लेकिन इंडिया में जो टैक्स है वो है ज़्यादा, मोर, ठीक है, टैक्स मोर है। अब कई कंट्रीज़ है जैसे सिंगापुर है, ठीक है, जैसे मॉरिशियस है, तो ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे जो टैक्स है बड़ा कम है। तो ये कंट्री पता है कि ये जो कंपनीज है ये क्या करती हैं, ये जो अपना बेस है, मेन बेस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगी, ठीक है जी। तो बेस तो यहाँ पे आ गया, मतलब जो पैसा कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन काम कहाँ पे चल रहा है, सारा इंडिया में। तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, प्रॉफिट शिफ्टिंग। वैसे हुआ तो उल्टा है कि बेस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और प्रॉफिट को इरोड कर दिया, तो जो प्रॉफिट है वो इरोड हो जाता है इनका, और जिसकी वजह से कम टैक्स देते हैं या निग्लिजिबल टैक्स देते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ही हैं ऐसी, इन चीज़ों से बचाने के लिए जो MNCs ऐसे काम कर रही हैं, तो जो सारी गवर्नमेंट्स हैं या सारी कंट्रीज हैं वो मिलके OECD के साथ में उन्होंने बोला हम लेकर आते हैं एक प्रपोजल जिसका नाम रहेगा ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो गया कि हर एक कंट्री को, चाहे वो कोई भी कंट्री है, उसको 15% तो फिक्स रखना पड़ेगा, और इसमें 130 कंट्रीज इंक्लूडेड है भाई। 15% तो रखना ही पड़ेगा, ताकि जो भी ABC कंपनी अगर यहाँ पे काम कर रही है टैक्स बचाने के लिए दूसरी कंट्री में ना जा पाए। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। तो इशू आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। GMT है क्या भाई? GMT मतलब क्या करेगी, एड्रेस करेगी लो इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स शेल्ड आउट बाय सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉर्पोरेशन। नंबर 1, जो लो टैक्स कंट्रीज और टैक्स हेवन जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने पहले बात किया जहाँ पे आयरलैंड लिख रखा है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बहामास, पनामा, या फिर हमने बात की मॉरिशस की, सिंगापुर की। तो इस तरह से जो वो कंट्रीज वहाँ पे वेब बनता जा रहा है उन चीज़ों का, देखिए ना, वेब्स ऑफ सब्सिडरीज, ठीक है, टू हूवर प्रॉफिट। तो ये जो चीज़ है उस तरह से ये काम कर पाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को, ये जो GMT है ग्लोबल मिनिमम टैक्स का एजेंडा है ना, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के पास कि हम प्रॉफिट शिफ्टिंग कर दें या बेस शिफ्टिंग कर दें, तो वो क्या हो जाएंगी, सिक्वीज हो जाएंगी। अब इस चीज़ की नीड क्या है? पहली नीड है स्टॉपिंग फाइनेंशियल डिवर्जन टू टैक्स हेवंस। जो टैक्स हेवंस है उनमें जो फाइनेंशियल डिवर्जन है वो कम होनी चाहिए, ठीक है जी, नंबर 1 है। नंबर 2 है यहाँ पे मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, जो टैक्स आ रहा है वहाँ पे, जैसे हम अब पेंडेमिक आ गया है ना, जो लो टैक्स कंट्रीज है वहाँ पे तो भाई क्या हो रहा है कि व्हाट देयर सेल आर मेड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए। तो OECD ने एस्टिमेट लगाया है कि जो मिनिमम टैक्स जनरेट हुआ है $150 बिलियन इन एडिशनल ग्लोबल टैक्स रेवेन्यूज एनुअली, ठीक है दी। तो ये जो बजट स्ट्रेन आया कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे, तो वो कह रही हैं कि हम डिस्करेज मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, हम डिस्करेज करें मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कि वो शिफ्ट करें, ठीक है। तो मतलब उसी कंट्री में रह के उनको टैक्स दो यार, पैसे दो। फिर ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स, वही सेम जो हमने पहले डिस्कस किया, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब OECD है क्या भाई? OECD एक मतलब इंटरगवर्नमेंटल है, ठीक है, इंटरगवर्नमेंटल है, और ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंड हुआ टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। इसको फाउंड किया गया था 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। टोटल मेंबर 36 हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट अ की इकोनॉमिक पार्टनर। राइट, क्लियर होगी बात? ये आपको समझ में आएगा होगा, आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़। अब आगे चलते हैं नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 में क्या है, ब्रिटेन ने मतलब क्या किया, वाइडन कर दिया सैंक्शंस ऑन रशिया टू डेटर यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है। ये रहा जो न्यूज़, जो 5th नंबर न्यूज़ है। प्लीज़ आपने इसको सैटरडे का या फिर फ्राइडे का न्यूज़पेपर था, उसमें डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है इसका, फर्स्ट या सेकंड न्यूज़ थी, बड़े अच्छे वे से इसको पढ़ाया है मैंने उसमें। तो आप प्लीज़ उसमें चेक करिएगा इसको, ये प्रॉपर आपको उस चीज़ में न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। मैं देख के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हो। नंबर 6, DLI स्कीम, ठीक है। DLI स्कीम राजी क्या हो रहा है कि आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक ना, मेजर ये चेंज आया, मेजर ये चीज़ देखने को मिली कि बहुत ही ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इस
तरह से मतलब उन चिप्स की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ना देखो हर एक जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जो कंट्रीज़ हैं चिप मेकिंग वाली, तो वो मेजर कंट्रीज़, ये पॉइंट पहले हम देखेंगे। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो है जैसे कि मतलब यूएस हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, ताइवान, इजराइल, नीदरलैंड्स, तो ये वाली हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन खुलते ही क्या हुआ, जो मोबाइल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, आपको भी पता है कि लॉकडाउन में ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन वाला बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी भाई। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको बड़ी दिक्कत आई ये मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स में। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया डीएलआई स्कीम को। अभी डीएलआई स्कीम है क्या? ये होती है डीएलआई का मतलब आप लगा के चलो कि इन्होंने क्या करना है डीएलआई स्कीम में। नंबर वन, कि वो फिजिकल सपोर्ट देंगे। यहाँ पे देखिएगा, वो फिजिकल सपोर्ट देंगे। कौन फिजिकल सपोर्ट देगा? डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में क्या होगा कि वो फिजिकल सपोर्ट देंगे। गवर्नमेंट फिजिकल सपोर्ट ऑफर कर रही है अप टू 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट टू एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हु कैन सेट अप दीज फैब्स इन द कंट्री। जो ये फैब्स को बना सकते हैं उनको फिजिकल सपोर्ट दी जाएगी 50%, और एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को, ऐसा नहीं कि सबको दी जाएगी। ठीक है, नंबर वन पॉइंट है यहाँ पे। नंबर टू की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो मीटी है उसने बोला है हम एक और फिजिकल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे 30% की कैपिटल एक्सपेंडिचर पे टू द पार्टिसिपेंट्स फॉर बिल्डिंग कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब्रिकेशन प्लांट इन इंडिया। ठीक है, नंबर टू पॉइंट यहाँ पे आ गया। नंबर थ्री, यहाँ पे उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा 4 to 6% ऑन दी नेट सेल्स। ठीक है जी, तो 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, मीटी के अंदर है और डीएलआई स्कीम है। ठीक, नंबर वन। नंबर टू यहाँ पे लिखा हुआ है जो सडन सर्ज हुआ ना डिमांड में ऑफ द चिप्स सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, तो उसमें हमने पता चल गया कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको हमें सुधारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेक्टर्स है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो नंबर टू पॉइंट हो गया ये वाला। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे हमारे पास ये आया कि यहाँ पे नंबर टू पॉइंट ये आ गया। नंबर थ्री में क्या आता है कि जो डीएलआई स्कीम है ये अट्रैक्ट करता है एग्जिस्टिंग ग्लोबल प्लेयर्स एज इट विल सपोर्ट देयर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आईपी राइट्स, ये वो सारा कुछ आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो सर्ज हुआ है मतलब हर एक कंट्री ने ही इसको इंक्रीज़ कर दिया, इसकी मतलब प्रोडक्शन को। जैसे यूएस प्रेसिडेंट हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूरोपियन कमीशन होगी, साउथ कोरिया हो गया, सब ने इंसेंटिव देने स्टार्ट कर दिए कि ये जो चिप्स हैं इनका जो मतलब प्रॉब्लम आई है वो आगे से ना आ पाए। अब ऑल दो इंडिया है सेमीकंडक्टर फैब्स इन मोहाली एंड बेंगलोर, लेकिन वो कंप्लीटली डिफेंस या स्पेस एप्लीकेशंस के लिए ही हैं। ठीक है जी, अब लास्ट में यहाँ पे आपने ये भी पढ़ना है कि जो सेटिंग अप फैब्स इज अ कैपिटल इंटेंसिव एंड नीड्स इन्वेस्टमेंट इन द रेंज ऑफ $5 billion to $10 billion. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट, सी पोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गैलन्स प्योर वाटर और अदर चैलेंज टू सेट अप फैब्स इन दी इंडिया, ये चैलेंज है। और उन्होंने बताया कितनी का कैपिटल इंटेंसिव ये जो चीज़ें हैं वो हैं। क्लियर हो गया बात? तो डीएलआई के लिए देखिए ये बड़ा लास्ट में जाके चीज़ आती होती है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है हमारे पास वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। देखिए पहले भी ये मैं जो स्कीम सी है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, इसको मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है जी, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसको देखते हैं हम आगे। इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो नॉर्थ स्ट्रीम है ये 2 पाइपलाइन है, नंबर 1 नंबर 2, और ये जो ट्विन पाइपलाइन है ये ट्रांसपोर्ट करती है टोटल ऑफ 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्शन है टू द पाइपलाइन, ये यूएसए की तरफ से आ रही है, और यूएसए बोल रहा है इससे क्या होगा, जो रशिया की प्रेजेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो यूरोप है ना, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। यूक्रेन है जो ये ऑब्जेक्ट कर रहा है इस वजह से, नंबर 2, कि भाई वो जो ट्रांजिट फीस है वो उसको लूज़ कर देगा, जो कि है $2 बिलियन। अगर ये पाइपलाइन बनती है तो रशिया तो यूक्रेन से लेकर जाता था ना पहले, तो अभी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी जो ट्रांजिट फ़ी आ रही थी $2 बिलियन वो तो ख़त्म। तो मेन जो एजेंडा है कि ये 2 कंट्रीज़ इसको क्यों बोल रही हैं कि ये गलत चीज़ है। नंबर 3, जो जर्मनी है ना, वो नीड्स दी पाइपलाइन एज इट्स ट्रांजिशन टू द क्लीनर फ्यूल, क्योंकि वो न्यूक्लियर हो गया, कोल वाला हो गया, वो उस चीज़ को ख़त्म कर रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो गैस पे डिपेंडेंट हो जाएगा रशिया पे। अब वो क्या है कि वो जो जर्मनी आगे यूरोप को भेज रहा है। ठीक है, अब अगर रिडक्शन करता है ना गैस में रशिया का भी तो यूरोप में जितनी भी मार्केट है उसमें जो गैस का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब
अब देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, किस चीज़ के लिए अपनी यूरोप और रशिया के लिए। जैसे हमने पहले भी यहाँ पे देखा, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे जर्मनी की आ गई ट्रांजिशन वाला, और यहाँ पे यूरोप का आ गया जी, ठीक है, वो यूक्रेन का आ जाएगा। अब यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, इसको यूज़ किया जा रहा है कि रशिया को बोला जा रहा है, रशिया को फोर्स किया जा रहा है कि ये जो आप हरकतें कर रहे हो यूक्रेन में, कि उसको दोबारा से मैं कैप्चर कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, उनसे ऊपर उठना चाहिए और चीज़ों पे काम करना चाहिए, उन चीज़ों में ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो नॉर्थ स्ट्रीम जो 2 पाइपलाइन है, उसमें कोई भी रिजल्ट निकल सकता है इन फ्यूचर। सो आज के न्यूज़पेपर के लिए इतना ही, और हमने आज एडिटोरियल मैक्सिमम डिस्कस किए, न्यूज़ बड़ी कम आई हुई थी। तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो, ठीक है, ओके।